हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वादे के अनुसार पिशाचनी का थर्ड पार्ट लेके आ गया हूं मैं। अगर आपने अभी तक पिछले 2 पार्ट नहीं सुने हैं तो मेरे चैनल पे जाके उन्हें सुन लीजिए, ताकि कहानी में अब तक जो भी हुआ है वो विस्तार में पता चल पाए। पिछली रात आश्रम में बिताने के बाद आज ब्रिज जी को वापस उसी गांव में जाना था। तांत्रिक बाबा ब्रिज जी को अपने उस चेले से मिलवाते हैं जो ब्रिज जी के साथ उसी गांव में जाने वाला था। स्टेशन पे ब्रिज जी का पूरा परिवार उनसे मिलने आया है। तबीयत खराब होने के बावजूद भी ब्रिज जी को यह काम आज ही करना था। सुबह सुबह ही एक साप्ताहिक ट्रेन से दोनों उस गांव के लिए निकल जाते हैं। यह ट्रेन समय से चल रही थी तो इस हिसाब से 3 बजे तक उसे उस रेलवे स्टेशन पर पहुंचना था। पूरे सफर में ब्रिज जी शांत और परेशान थे। उन्हें इस तरह से परेशान, उदास और शांत देखकर उनके साथ सफर कर रहे बाबा जी के चेले ने बोला, ब्रिज बाबू, ब्रिज बाबू, मेरा नाम गिरी है। आपने अभी तक मेरे बारे में पूछा नहीं तो मैं सोचा मैं खुद ही बता देता हूं। आप इतना परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक होगा। मैं हूं ना, सब हो जाएगा। और अभी हमारे पास काफी समय है तो मैं आपको समझा देता हूं कि आपको क्या करना होगा। पर ब्रिज जी पे डर और बेचैनी इतनी ज्यादा सवार थी कि उनको गिरी जी की बात न समझ में आ रही थी, ना ही वो उसे सुन रहे थे। उन्हें ऐसा परेशान देखकर गिरी जी ने बोला, ब्रिज बाबू, आप अकेले नहीं हैं जो उससे बचकर उस गांव से भागे हों। कई साल पहले मेरे पिताजी भी मुझे लेकर उस गांव से भाग गए थे। आपकी तरह उन्हें भी वो बहुत ज्यादा परेशान करती थी, बहुत डराया करती थी। उन्हें लगा था कि वो अपनी पूजा पाठ से सब ठीक कर देंगे। पर इस पर ब्रिज बाबू बोले, पर क्या हो गया। तब गिरी जी आगे बोले, पर उसने मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया। उसने मेरे पिताजी के दिमाग को ऐसा बांध दिया, उनका खून पी कर उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि वो खुद ही अपने आप को उसे समर्पित कर दिए। एक दिन बिना किसी को कुछ बताए वो उसी गांव में जा पहुंचे। रात में उस खंडहर से उनकी चीखने और चिल्लाने की आवाजें गूंजी। पिशाचनी ने उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गांव के चारों दिशा में फेंक दिया था। इतना बोलते हुए उनकी आंखों से आंसू आ गए। आगे बताया कि उसके बाद मुझे उसी आश्रम में पाला गया और मैंने उसी तांत्रिक बाबा से सारी सिद्धियां हासिल की हैं। मैं आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा गिरी बाबू, मुझ पर विश्वास रखिए। बस मैं जो भी बताऊं उसे अच्छे से याद रखिएगा। ब्रिज जी का डर तो कम नहीं हुआ, पर हिम्मत जरूर आई कि अब वो अकेले नहीं थे। उन्होंने गिरी जी से बोला, बाबा, मैं नहीं जानता हूं कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं वापस आऊंगा भी कि नहीं आऊंगा, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन है और मैंने उसका क्या बिगाड़ा है, वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है। गिरी जी ने बोला, मैंने जो अपने पिताजी से सुना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बात आज से तकरीबन 200 साल पुरानी है। तब वो गांव ऐसा नहीं था, वहां खुशहाली बसती थी। अब तो शायद गिनती के 30 या 35 परिवार ही होंगे वहां पर तब तकरीबन 150 से ज्यादा घर हुआ करते थे। गांव में ठाकुर जी का एक परिवार रहता था। वो जो खंडहर आपने देखा होगा ना, उसी में एक हंसता खेलता परिवार। ठाकुर जी बहुत ही अच्छे इंसान थे, एक तरह से गांव के कर्ता धर्ता थे। पूरा गांव उन्हें बहुत मानता था। ठाकुर जी के परिवार में ठाकुर जी, उनकी धर्मपत्नी और 2 बेटे और उनके एक बूढ़े पिता थे। उनका बाकी का खानदान गोरखपुर में रहता है, पर इनका परिवार यहाँ रहा करता था। एक बार किसी काम से ठाकुर जी के बड़े बेटे को बंगाल जाना पड़ा। वहां 1 महीना रहने के बाद जब वो आया तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक दुल्हन थी। पूरा गांव ये देखकर चौंक गया कि ये क्या, बिना किसी को कुछ बताए ठाकुर जी का बड़ा बेटा शादी कराया। फिर शायद कुछ वाद विवाद हुआ होगा, क्योंकि ठाकुर जी का बड़ा बेटा जो कि अपने पिता की हर बात मानता था, आज वो बदल गया था। उसे अपनी नई नवेली दुल्हन के खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं था। काफी बहस के बाद यह तय हुआ कि ये दोनों की फिर से शादी कर दी जाए, पूरे धूमधाम से और पूरी रीति रिवाज के साथ। गांव के हर इंसान को शादी का निमंत्रण मिला था। जाने किसने वो मुहूर्त निकाला था, पर शादी अमावस्या के दिन थी। जब सब लोग हवेली पहुंचे तो देखा कि हवेली को एक दुल्हन सा सजाया गया है। हर तरफ खुशी का माहौल है। सबने देखा कि वो बंगाल से आई हुई औरत ने बिल्कुल बंगाली तरीके से तैयार हुई है और मंडप में बैठी हुई है। उस रात सबने उस दुल्हन को देखा था। उसकी खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं था। कहते हैं कि एक छल ही सिर्फ इतना सुंदर हो सकता है।
किसी को उसके खानदान का पता नहीं था, वो कहाँ से आई है, उसका परिवार क्या करता है और वो छोटे ठाकुर से कैसे मिली, किसी को कुछ नहीं पता था। शादी के कई सारे नियम किसी को समझ में नहीं आ रहे थे। इस तरह की शादी कभी किसी ने नहीं देखी थी, पर शादी हो गई। सब गांव वाले घर आ गए। अब गांव में बातें होने लगी कि इतनी सुंदर है, छोटे ठाकुर को फंसा लिया होगा, जाने कहाँ से आई है, इसका खानदान कहाँ है। अब दिन पर दिन ठाकुर जी का परिवार का बर्ताव बदलने लगा। पूरा परिवार बाहर कम ही निकलता, ज्यादातर शांत रहता। उनको देख के लगता कि कुछ परेशानी या कुछ बेचैनी है जो वो किसी को बता नहीं पा रहे हैं और अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। 15 दिन बाद पूर्णिमा थी और उसी दिन चंद्र ग्रहण भी था। उस दिन आखिरी बार गांव वालों ने ठाकुर जी के परिवार को देखा। वो रात बहुत मनहूस लग रही थी। पहले तो लोगों के घर उस हवेली के अगल बगल भी हुआ करते थे। वहां के लोगों ने देखा कि उस रात ठाकुर परिवार की उस नई दुल्हन ने पूरे घर के दिए और लालटेन बुझा दिए और घर के सभी नौकर चाकर को काम से निकालकर हमेशा के लिए जाने को बोल दिया। जहां लोग शाम होते ही रोशनी करते थे, वहां उस औरत ने रोशनी बुझा दी। पूरी हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। उस रात हवेली में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। 2 दिन तक ठाकुर जी का परिवार बाहर नहीं आया। अब गांव में बातें होने लगी कि आखिर क्या हुआ है, ये सब गए कहाँ, पूरी हवेली में इतना सन्नाटा क्यों है, ना कोई रोशनी कर रहा है ना कोई बाहर आ रहा है, सब ठीक तो है ना। गांव के लोगों ने हवेली में जाने का मन बनाया। शाम का समय था, सूरज डूब रहा था। सबने हवेली का दरवाजा बहुत खटखटाया, पर कोई बाहर नहीं आया। अंत में लोगों ने दरवाजे को तोड़ दिया, क्योंकि उन्हें अब कुछ अनहोनी होने का डर सताने लगा था। कहते हैं जब गांव के लोग हवेली में घुसे तब वहां बिल्कुल अंधेरा था और बस किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज आ रही थी। जब लोग उस हवेली के आंगन में पहुंचे तो देखा कि वो औरत वहां बीच आंगन में बैठी है। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और एक बड़ा सा घूंघट कर रखा था। उसके सामने जो कुछ भी रखा हुआ था, उसको देखकर तो गांव वालों के होश उड़ गए। 1-2 गांव वाले तो वहां बेहोश ही हो गए। वहां उसके सामने जमीन पर आटे से एक प्रकार की आकृति बनी हुई थी। उसके 5 कोने पे ठाकुर परिवार के सदस्यों के 5 सर रखे हुए थे। उस पे नींबू सिंदूर डाला गया था और उसके साथ ही बगल में 5 लाशें सफेद कफन में ढक के रखी गई थी। उस औरत ने पूरे परिवार की बलि दे दी थी। इतना देख गांव वालों में चीख पुकार मच गई। लोग अपने प्यारे ठाकुर जी के परिवार को इस हालत में देखकर रोने लगे, और उस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो अपनी क्रिया में लीन थी। सबने देखा उस औरत ने अपना घूंघट हटाया और बगल में रखे एक पीतल के कटोरे को उठाया। उस कटोरे में खून भरा हुआ था। शायद ये ठाकुर परिवार का ही था। उसे एक घूंट में वो पी गई और हंसने लगी। उस वक्त वो इतनी डरावनी दिख रही थी जिसकी कोई सीमा ना हो। वो एक जिंदा शैतान जैसी दिख रही थी। लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि लोगों ने उसे वहीं पर बांध दिया। कहते हैं जमीन पे ही उसके हाथ पांव को एक मोटी मोटे कील से ठोक दी और उसे उसी जगह पे जिंदा जला दिया। उसकी चीख से पूरी हवेली गूंज उठी और सब वहां से चले गए। उस आग में पूरी हवेली जल गई, साथ ही ठाकुर परिवार भी। कुछ नहीं बचा। उस रात गांव में कोई सो नहीं पाया। पूरा गांव शोक में था। 12 दिन बाद फिर अमावस्या आई और साथ में वो वापस आ गई। रात में एक एक करके वो गांव के लोगों का शिकार करने लगी। अपने पति और अपने परिवार के लोगों की बलि देकर उसने बहुत सारी सिद्धियां हासिल कर ली थी। जिंदा जला देने से वो अब एक पिशाचनी बन गई थी। गांव में उसने हाहाकार मचा दिया। सुबह लोगों की लाशें गांव के अलग अलग कोने में मिलने लगीं। तब गांव के एक सिद्ध पंडित और तांत्रिक बाबा ने उसे अपने तंत्र मंत्र से बांध दिया कि वो दिन में तो बाहर नहीं आएगी और वो उसी हवेली में सोती रहेगी, पर सूरज डूबने के बाद उसे कोई नहीं रोक सकता। साथ ही वहां के सारे घरों को भी बांध दिया ताकि रात में वो उन घरों पे हमला ना कर सके। सारी कहानी सुनकर ब्रिज सन रह गया। आगे गिरी जी बताते हैं कि आपका दूसरा सवाल कि वो आपके पीछे क्यों पड़ी है, तो उन्होंने बताया कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। कोई भी इंसान जो शाम को या रात होने के बाद उससे मिलता है वो उसके पीछे पड़ जाती है। वो किसी में भी कोई फर्क नहीं करती, वो किसी को नहीं छोड़ती है। तो आप भी बस उसका एक शिकार है और कुछ नहीं। समय देखा गया तो 3 बजने वाले थे और ट्रेन समय से उस स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। दोनों वहां उतरे। ब्रिज जी ने देखा
कि स्टेशन पे एक आदमी दो बड़े बड़े झोले लेकर खड़ा था और ऐसा लग रहा था कि इन्हीं दोनों के इंतजार में है। ब्रिज जी और गिरी जी दोनों उसके पास गए। गिरी जी ने बोला, हमें जितनी चीजों की जरूरत है वो इन झोलों में है। मैंने पहले ही सारे सामान की तैयारी करवा ली थी। दोनों ने उन झोलों को लिया और जल्दी जल्दी गांव की तरफ जाने लगे। गांव में घुसते ही ब्रिज जी रुक गए। उनके हाथ पैर कांपने लगे। गिरिजी ने बोला, ब्रिज बाबू, हम देर नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ सूरज डूबने तक का ही समय है। आपको हिम्मत नहीं हारना है। दोनों चलकर हवेली के सामने तक आते हैं। अब तक 4 बज चुके थे। गिरिजी ने बोला, अब आप सुनिए, आपको क्या करना है। इन झोलों में 10 किलो मिठाई, 10 किलो बकरे का मांस, 16 श्रृंगार का सामान और एक लाल साड़ी है। आपको हवेली के अंदर आंगन में जाना है। वहां जहां उसे जलाया गया था वो जगह आपको खोजनी है। उसकी हड्डियां अभी भी शायद वहीं पड़ी हों। जहां उसे जलाया गया था उसके सामने इन सारे सामान को खोल के रख दीजिएगा। अब आपको वो पीतल का कटोरा खोजना है जिसमें उसने खून पिया था, और वहीं पे एक कटार होगी जिससे उसने सबकी बलि दी थी। आपको उन दोनों को खोजना है। उसके बाद अपने हाथ पर उस कटार से एक चीरा लगाना होगा और उस कटोरे में अपना खून डालना होगा। उस कटोरे को भी वहां उसकी हड्डियों के सामने रख दीजिएगा। उसके बाद आपको इस कागज में लिखे हुए मंत्र को 3 बार पढ़ना है। उसके बाद वहां से वापस आ जाइएगा, पर याद रहे किसी भी हाल में पीछे मुड़कर मत देखिएगा। कोई भी बुलाए, कोई भी आवाज लगाए, पर पीछे मत मुड़ना। एक बात का ख्याल रखना, आप उसे अपना पीछा छुड़ाने जा रहे हैं, उसे खत्म नहीं करने जा रहे हैं। इसलिए वापस शाम होने से पहले आपको सरपंच जी के घर तक जाना है ताकि शाम होने के बाद वो हमला ना कर सके। अगर कभी भी ये लगे कि अंधेरा होने वाला है और आपको वो दोनों सामान नहीं मिल रहे हैं तो वहां से निकल जाइएगा। आपको सरपंच जी के घर तक कैसे भी जाना है। ब्रिज जी सब समझ गए। गिरी जी भी हवेली के बाहर बैठकर कुछ मंत्रों का जाप करने लगे। अब ब्रिज जी हवेली के अंदर चले गए। जैसे सपने में वो पहले ही उस हवेली के अंदर तो जा चुके थे और उस पिशाचनी को किसी तरह का तंत्र करते देखा था, तो उन्हें रास्ते का तो पता था, पर हवेली असल में सपने से भी ज्यादा डरावनी थी। पूरी हवेली जली हुई थी। चारों तरफ बड़ी बड़ी घासें और कई जगह पे तो पेड़ उगाए थे। जब वो उस आंगन में पहुंचे तो देखा वो आंगन अब एक बड़े बड़े घासों का मैदान बन गया था। वहां कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐसे में उस पिशाचनी की हड्डियों को खोजना और साथ में उस कटोरे और कटार को, ये बहुत ही मुश्किल काम था। पर जब जान पर बचनी हो तो इंसान क्या ना करे। वो जल्दी जल्दी घासों के बीच इन सारे सामान को खोजने लगे। समय बहुत तेजी से बीत रहा था। अब थोड़ा थोड़ा शाम होने लगी थी। सूरज को डूबने में सिर्फ 45 मिनट ही बचे थे कि ब्रिज जी का पैर किसी चीज से टकराया। वो देखे कि वहां एक मोटी सी कील है जो कि जमीन में आधी धसी हुई थी। वो समझ गए कि ये वही जगह है जहां उसे जलाया गया था। उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया और वहां की घासों को जल्दी जल्दी उखाड़ने लगे ताकि जमीन साफ साफ दिखने लगे। और उन्होंने तभी देखा कि जमीन पे कुछ हड्डियां पड़ी हैं, आधी जली और आधी साबुत। अब वो जल्दी जल्दी उस कटोरे और कटार को भी खोजने लगे। तभी उन्हें जमीन में मिट्टी में धसी हुई आधी कटार दिखी। इतना दिखकर वो खुश हो गए और अब उन्हें खोजना था वो कटोरा। कटोरे को खोजते हुए उन्हें कुछ और इंसानी खोपड़ियां भी मिली। शायद वो बेचारे ठाकुर जी के परिवार की थी। वो वहां मिट्टी में धसी हुई थी। काफी खोजने के बाद उन्हें वो कटोरा दिख गया। वो जल्दी से सारा सामान लेकर उन हड्डियों के सामने ऐसे रख दिए जैसे परोस रहे हों। इस बीच उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई कुछ फुसफुसा रहा हो, कोई है जो उन पे नजर रख रहा हो। जैसे ही उन्होंने हाथ पे चीरा लगाने गए, उन्हें ऐसे लगा जैसे हवेली के कमरों से कोई उन्हें देख रहा है। अब सूरज डूबने में से 20 मिनट बचे थे, तो अंधेरा तो होने ही लगा था। डर के मारे वो इधर उधर देखते, पर हर बार लगता कि कोई इस कोने से देख रहा है। वो उधर मुड़ते तो उन्हें लगता कोई दूसरे कोने से देख रहा है। पर तभी ब्रिज जी को अपने परिवार की याद आई कि कोई है जो उनका इंतजार कर रहा है और वो इस भरम में नहीं पड़ सकते। ये भरम वो पिशाचनी बना रही थी ताकि ब्रिज जी अपना काम ना कर सकें। तभी भगवान को याद करते हुए ब्रिज जी ने एक झटके में अपने हाथ पे चीरा लगा दिया। हाथ से निकलते खून को उस कटोरे में डालने लगे और फिर कटोरे को भी वहीं रख दिया। अब उस कागज के टुकड़े को निकाला और उस मंत्रों को 3 बार पढ़ा। समय बिल्कुल कम बचा था। मंत्र को पढ़कर पीछे मुड़े और जाने लगे। तभी पीछे से ऐसी आवाज आई जैसे कोई घास पर चल रहा हो और इनके पास आ रहा हो। ब्रिज जी ने अपने चलने की रफ्तार और बढ़ा दी।
हवेली के गेट पर पहुंचे तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें पीछे से आवाज दे रहा हो, पर वो नहीं मुड़े क्योंकि ये सारा भ्रम वहां बनाया जा रहा था। वो भागकर हवेली के बाहर आ गए। गिरिजी वहीं खड़े थे। इससे पहले ब्रिज कुछ बोलते उन्हें खांसी आने लगी। खांसते खांसते उन्हें उल्टी हो गई। उल्टी में बाल का गुच्छा और खून निकला। ये वही बाल का गुच्छा था जो सपने में पिशाचनी ने उन्हें खिलाया था। ये देखकर गिरिजी ने बोला, लगता है हमारा काम बन गया है। और बोले, अब बस 5 मिनट बचे हैं। सूरज लगभग लगभग डूब ही चुका है। जल्दी कीजिए ब्रिज जी, हमें सरपंच जी के घर जाना होगा। दोनों ने पूरे रफ्तार से सरपंच जी के घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। भागते भागते ब्रिज जी सरपंच जी के घर में घुस गए, जहां सरपंच जी उनका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। ब्रिज जी की सांसें चढ़ाई थीं। उन्हें जल्दी से पानी दिया गया। पानी पीते हुए वो अपने आगे पीछे देखने लगे तो देखा कि गिरिजी तो है ही नहीं। भागने में शायद गिरिजी कहीं पीछे छूट गए थे या गिर गए थे। ब्रिज जी बहुत बेचैन हो उठे। वो घर के गेट से ही उन्हें खोजने की कोशिश करने लगे, पर गिरिजी नहीं दिखे। सरपंच जी ने उन्हें बहुत हिम्मत बंधाई। थोड़ी देर बाद बिल्कुल अंधेरा हो गया। ब्रिज जी सरपंच जी के घर में बैठे थे कि तभी एक जोरदार चीख गूंजी। ये चीख गिरिजी की थी। ब्रिज जी फूट फूट कर रोने लगे। रात भर ब्रिज जी सोकर सदमे में रहे। गिरिजी, जिन्होंने अपनी जान की फिक्र किए बिना ब्रिज जी की मदद की थी, वो अब उस पिशाचनी का शिकार बन गए थे। सुबह तक उनकी तबीयत काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। उन्हें पहले से बहुत हल्का और बेहतर लग रहा था। उन्हें फिर से दूसरे रास्ते से गांव के बाहर छोड़ा गया। उन्होंने सरपंच जी को गले लगाया और ट्रेन लेकर वो वापस बनारस आ गए। पिशाचनी ने ब्रिज जी का पीछा तो छोड़ दिया। ब्रिज जी उसके बाद एक खुशहाल जिंदगी बिताए। पिशाचनी की यह कहानी तो यहाँ खत्म होती है, पर आज भी उस गांव में उसका दहशत बरकरार है। दोस्तों, क्या आप कभी ऐसे गांव में जाना चाहेंगे? या अगली बार अगर कभी कोई ऐसी हवेली दिखे तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।